अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं, चंद घंटे बाकी रह गए जी, और चंद घंटे के अंदर ही फैसला हो जाएगा कि पंजाब की हुकूमत कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, और उसके बाद वफाकी हुकूमत पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोगों के ख्याल में पूरे पाकिस्तान की सियासत यहाँ डिटरमिन होगी। एक तरफ तो इमरान खान बड़े खुल के कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी और अदालतें भी और यहाँ के इलेक्शन कमीशन भी, ये सब एक साइड पे खड़े हैं, इनके बावजूद हम जीतेंगे। वो मिस्टर एक्स की बात भी करते हैं, मिस्टर वाई की बात भी करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई भी ले रहे हैं और इस बात की तवक्को भी करते हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ नून लीग जो है, मरीम नवाज़ बाहर निकली हैं उसकी तरफ से, और उनका बयानिया एक ही है कि इमरान खान झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है और मुल्क को उसने तबाह कर दिया है, वो नालायक भी है। वो इस तरह की बातें करते हैं कि बयानियों की लड़ाई है। यहाँ अपने अपने हलके में जो एक ताकत होती है उसका टकराव है। वही लोग जो कल नून लीग में थे वो आज पीटीआई के टिकट पर खड़े हैं, वही लोग जो पीटीआई में चले गए थे और वो नून लीग में खड़े हैं। और वो पीटीआई में जो चले गए थे वो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो वो बल्ले पर जीते नहीं थे, पीटीआई के टिकट पे जीते नहीं थे। उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, शायद 9-10 ऐसे हैं जो जीते नहीं थे, बल्कि उसके बगैर ही जब इलेक्शन हो चुका, फैसला हो चुका, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। वो एक पूरी अलग कहानी है, पूरी दास्तान है। क्या होने वाला है चंद घंटों के बाद, इस पर हम तजिया और सारी गुफ्तगू बड़े बड़े माहिरीन हमारे पास मौजूद हैं, उनके ज़रिए करेंगे। ना सिर्फ एक जुताई है, हमारे यहाँ इज़हारुल हक साहब मौजूद हैं यहाँ, और उसके अलावा लास्ट बट नॉट दी लीस्ट कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ लोग तो हमारी तरह से, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आर्म चेयर फ़िलासफ़र, आर्म चेयर एनालिस्ट होते हैं। हम घरों में बैठ कर तजिया करते हैं और राय कायम कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े जहाँगर्द किस्म के लोग होते हैं, वो कोने कोने में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह की हवा को सूंघते हैं और जो महसूस करते हैं उनको बयान करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर मामले को समझा होता है। पहले हम एक दो राय ऐसी आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम अपने सीनियर तजिया नगारों की तरफ आएंगे। हमारे पास राना फ़ारूक दिलदार साहब मौजूद हैं, बड़े नौजवान सहाफ़ी हैं, और इन्होंने साउथ पंजाब से लेकर लाहौर के इंतखाबी हलकों में जा के देखा है। शौक़ है, और शौक़ भी अपनी जगह है, प्रोफेशन भी अपनी जगह है, शौक़ भी अपनी जगह है, और समझने की कोशिश की है क्या सूरत हाल है। पहले मैं इन्हीं से शुरू करता हूँ जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना साहब, क्या तजिया आपका? मीर साहब, मैं कल रात ही लाहौर पहुँचा हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के जलसे में भी था, तो मैं उधर तक गया हूँ मुजफ्फरगढ़ में। तो उधर जो सूरत हाल है, क्योंकि जब 2018 का इलेक्शन हुआ है तो सैयद सब्तैन हुसैन शाह साहब और बासत बुखारी साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन रह रहे हैं। क्योंकि जब 2018 का इलेक्शन था तो ये उस वक्त आज़ाद हैसियत में MP मुंतखब हुए हैं। आज़ाद हैसियत में PTI की जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर है। उनको मुस्लिम लीग नून को ये एडवांटेज इस वक्त हासिल है क्योंकि उनके जो मुस्लिम लीग नून का टिकट उनके पास पहले नहीं था। अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून का टिकट उनके पास मौजूद है, सैयद बासत हुसैन बुखारी शाह साहब को के पास, उसके अलावा दूसरे सैयद सब्तैन हुसैन शाह साहब जो कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। राना साहब से बात करते हैं एक मिनट के लिए। आसम नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसम नसीर साहब जो हैं वो हमारे जो TV चैनल समा है उसके स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और उन्होंने इन हलकों को बहुत करीब से देखा है, उनसे उनकी राय लेते हैं। जी आसम नसीर साहब, आप क्या कहते हैं? मीर साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे कि आपने भी इंट्रोडक्शन भी दिया, बड़े सीनियर नामों का भी किया, मैं उन सबको सलाम भी कहता हूँ। देखिए, रावलपिंडी से शुरू होने वाला PP 07 से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो PP 288 DG खान में जाकर ख़त्म होता है। ये जो 20 हल्के, अगर हम 20 हल्कों की सियासत में बात करें तो इसमें सेंट्रल पंजाब और उसके अलावा जनूबी पंजाब के सबसे ज़्यादा हल्के हैं। सेंट्रल पंजाब इसके अंदर है, और सेंट्रल पंजाब का भी काफ़ी हिस्सा जो इस इलेक्शन के अंदर आ रहा है। तो हर तरह की अब रंग इसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंतखाबी का जो दंगल हो रहा है और अब उसमें चंद घंटे रह गए, तो कौन जीतेगा, कौन उसमें जो है दूसरी पोजीशन पर आएगा, तो ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है, हम भी राय तो नहीं दे सकते, लेकिन जो मैंने चीज़ें देखी और जो हलकों के अंदर जाके देखा, हम अगर उन्हें थोड़ा सा सेगमेंट उसमें कर लें कि हम लाहौर से शुरू कर लें,
लाहौर के 4 हलकों की बात कर ले, इसी तरह फैसलाबाद, फिर डीजी खान के 4 हलके हैं। तो अगर हम इसी तरह बात करें तो अगर लाहौर की मैं 4 हलकों की बात करता हूँ तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट कह सकता हूँ कि 170 पीपी 170 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इलेक्शन डे में बहरहाल जो है वो फैसला होगा। इसी तरह की जो भी तमाम हलकों की अगर आपसे बात करता हूँ 1 बाय 1 भी, तो उसमें हतमी फैसला तो शाम 5 बजे के बाद बैलेट बॉक्स से निकलने वाले वोट ही कबल अगर हम ये बात करते हैं कि क्या कंपेन किसका वोटर बाहर आ रहा है, तो उसमें तो 170 में अगर लाहौर में जब पाकिस्तान इंसाफ को मिलती हुई नजर आती है, और उसकी बुनियादी जो वजह है वो वजह शायद फीक कैंडिडेट है और मुस्लिम लीग नून की अंदर की चपलिशें हैं। अब नंबर 2 अगर हम बात करते हैं 168 की, ये बड़ा कॉन्फिडेंटली मुस्लिम लीग नून वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह है कि जो तमाम पार्टी के अंदर तकसीम थी उन्होंने उसको कंट्रोल किया, और जो कैंडिडेट है वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर तरफ से आप ये कह सकते हैं कि वो उनका भी खिलाड़ी है और अब नून लीग का भी खिलाड़ी बनकर आगे सामने आ गया है। 167 मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है और हमेशा से वो सीट जीतते हैं। लास्ट 2018 का इलेक्शन था, उसके अंदर की पहले जो वोटिंग में मुस्लिम लीग नून के जो लूजर थे मियां सलीम वो जीते थे, और लेकिन दोबारा जब गिनती हुई तो नजीर चौहान साहब चंद सौ वोटों के साथ वो फतह याब हुए। अब नजीर चौहान एक मतलब फिर आए हैं, पुराने ये घाक खिलाड़ी हैं, 20 साल से जायद हो गया है इन्हें भी सियासत के मैदान में, और ये इनका तीसरा चौथा इलेक्शन है। और मतलब मेरा अपना ये कहना है कि इलेक्शन डे इन्हें लड़ना आता है, और शायद ये 2 सीटें जो है 167 168 की मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली जीतेगी। अब बात आ जाती है लाहौर के चौथे हल्के की 158। ये अर्बन आबादी के ऊपर ये जो है तमाम इसके ये हल्का है, और ये ऐसी आबादी है जो कि पोश इलाका कहलाया जाता है। इसमें कुछ इलाके मियां मीर का हो गया, धर्मपुरा, गढ़ी चौक, ये हम कह सकते हैं कि मतलब तबके से नीचे के अफराद वहाँ पर रिहाइश पजीरी तो है और उनका वोट भी जो है फर्क डालेगा। लेकिन अगर वो 2 लाख से ज्यादा इसके वोटर हैं, अगर टर्न आउट इस हल्के में ज्यादा होता है 50 प्लस, इसमें अंदर 50% प्लस अगर इसमें टर्न आउट होता है तो नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होंगे। तो अगर हम लाहौर की बात करें तो इस वक्त 2-1 तो कंफर्म है और एक ऊपर हल्का होगा। अब उसमें देखते हैं कल कौन जोर लगाता है। बहरहाल अलीम खान, सिद्दीकी, सरदार याद सादिक, ख्वाजा बरादरान और दीगर इन लोगों के आने से इस हल्के में काफी काम हो रहा है। देखते हैं मुस्लिम लीग नून वाले तो ठीक बात है जी, बहुत सख्त मुकाबला है यही कहा जा सकता है जी। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर साहब आपका। हम नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम अपने तजिया नगारों की तरफ जाएंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, हम जैसे कि मैंने बताया कि हमारे खास नासिर बेग चुगताई, इजहारुल हक साहब और कंवर दिलशाद साहब मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे राय लें कि क्या सूरत हाल है। इजहारुल हक साहब सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। इजहार साहब, क्या नक्शा नज़र आता है आपको? जी इजहार साहब, क्या नक्शा नज़र आता है आपको? तो जी मुझे जो नक्शा नज़र आता है वो उसका कागज़ भीगा हुआ है, लकीरें मिटी हुई हैं, और जो शहरों और मकामात के जो नाम हैं वो नहीं नज़र आ रहे। असल सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब हार गए, इलेक्शन तो जाहिर है कि फेयर हो रहे हैं, मुसीबत ये है कि इलेक्शन अगर हार गए इमरान खान साहब तो वो इनको तस्लीम नहीं करेंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले लिखा था कि सिर्फ 2 मॉडल ऐसे हैं जो खान साहब को रास आते हैं। एक शुमाली कोरिया का मॉडल है और एक शहजादा MBS का मॉडल है। ये 2 मॉडल उन्हें रास आते हैं। कल परसों भी मैंने एक चैनल में कहा था कि फ़र्ज़ करें आप ऐसे इलेक्शन कराएं जिसमें सब लोग इलेक्शन कमीशन से लेके उनके नीचे अहलकार जो हैं या जितने भी हैं वो उनकी मर्जी के हों, या जैसे वो कह रहे थे जी कि कमीशन बनाएं, उनकी जो सो कॉल्ड साजिश है उस पर भी सारे मेंबर अगर कमीशन के उनकी मर्जी के हों और वो फैसला उनको रास ना आए तो तब भी वो नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है मीर साहब के इमरान खान साहब ने एक बहुत कामयाब नफ्सियाती जंग लड़ी है।
उन्होंने अपना वो जो कहता था ना जर्मन गोएबल्स के झूठ बोलो और इस तवातर के साथ बोलो कि वो सच नजर आने लगे, तो उन्होंने जो अपना सो कॉल्ड बयानिया है चोरों का और डाकुओं का और वो जो नाम रखते हैं लोगों का, तो वो उन्होंने इतना फैलाया है और लोग उसके साथ इस तरह शामिल हो रहे हैं कि मुझे लगता है बज़ाहिर कि वो 50% से ज़्यादा सीटें उनके जीतने का इम्कान है। अच्छा, अब ये जो बात है कि लोग उनके साथ उनके जलसों में क्यों आते हैं, तो देखिए उन्होंने अपनी तकरीरों को इस पस्त सतह पर लेकर आए हैं। ओए कहना या कहते हैं जी फजलुर रहमान की कीमत कम करो, या जो लोगों के नाम रखे हुए हैं, तो ये जिस तरह हमारे जो अवाम हैं, आम लोग, जिस तरह वो हमारे इलाके में जब बैलों की दौड़ होती है तो उसको दांजों का जलसा कहते हैं, या मुर्गों की लड़ाई होती है तो उसमें लोग जोक दर जोक जाते हैं। तो इमरान खान साहब का जो जलसे हैं उसमें इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट का मवाद है और जो उनका तर्ज बयान है वो इतना नाशाइस्ता है कि वो आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है। उसमें गाली भी है, उसमें ताना भी है, उसमें ललकार भी है, उसमें एक जो जैसे गली में लड़ने वाले लोग होते हैं वो उसमें वो भी है। तो अगर ये पैमाना आप लें कि उनके जलसों में बहुत लोग शरीक हो रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके काफ़ी सीटें उनके जीतने का इम्कान है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वो ज़्यादा सीटें नहीं जीतेंगे तो फिर वो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे। ये बुहरान जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होता जाएगा और वो इतनी खाक उड़ाएंगे, इतनी गर्द उड़ाएंगे कि उसमें कुछ भी नहीं नजर आएगा। ठीक बात है। और मैं नहीं समझता कि इस सारे मसले का कोई हल है। आप उनको जितना राजी करेंगे, जितना आप उनको राजी करेंगे उतना ही वो नाराज होंगे। अगर वो हुकूमत में आए, मैं फर्ज करता हूं कि वो दोबारा हुकूमत में आते हैं और हुकूमत के जितने सतून हैं, हुकूमत के जितने पिलर्स हैं वो सारे उनकी मर्जी के हैं। सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी की है, पार्लियामेंट का स्पीकर उनकी मर्जी का है, हसास इदारे वो उनकी मर्जी के हैं, इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी का है। तो इस सूरत हाल में भी वो 6 महीने से ज़्यादा राजी नहीं रह सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वो नो सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इनमें से जो उनकी मर्जी के लोग होंगे वो भी किसी वक्त अगर डिफर करेंगे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में जो मुझे सूरत हाल नजर आती है वो टोटल केओस है और मैं नहीं समझता कि ये केओस जो है ये मुस्तकबिल में, अल्लाह उनको सेहत दे, जब तक वो सलामत हैं तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लोग उनके साथ हैं, कम से कम वो लोग अगर मेजॉरिटी साइलेंट है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ज़्यादातर लोग उनके साथ हैं। मैंने आम लोगों से भी बात की है, पढ़े लिखे लोगों से भी, दूसरों से भी, उनके हिमायती तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे। यानी ये है मेरा तजिया। ये तजिया आपका है जी। कंवर दिलशाद साहब मौजूद है हमारे साथ लाइन पर जी। जी अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। कंवर साहब क्या कह रहे हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं इसकी क्या सूरत हाल नजर आती है आपको जी? अभी मेरे दोस्त ने जो तजिया किया है मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी जरूरतमंदाना तरीके से और सफाई के साथ, बड़ी साफ गोई के साथ उन्होंने बात कही है। अच्छा, अब मैं अपनी बात ये चाहता हूँ कि आपका बहुत तजुर्बा है सजाद मीर साहब, ये जो जलसे में जो लोग आते हैं ना, ये एक तो तमाशबीन होते हैं और दूसरी तरफ वो एक उन्होंने खास एक कल्चर बनाया हुआ है इब्रार हक टाइप, वो इस तरह की वो जो होता है हमारे वो चिमटाबाजी, उससे लोगों सुनने के लिए भी आ जाते हैं। फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग कम होते हैं, बाहर के लोग ज्यादा आते हैं। जलसे जुलूस रैली का मुकाबला पोलिंग स्टेशन से मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब पोलिंग स्टेशन पर जो पूरा वोटर पहुंचता है तो उसने अपने इलाके का जिसका उम्मीदवार को वोट देना चाहेगा उसकी शख्सियत को देखना होता है, उससे उसने काम लेने होते हैं। अगर गांव में है तो थाने का, कचहरी का, अदलिया का काम, अदालतों का काम, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, उन लोगों से उसने काम लेने होते हैं। जो तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार अगर कामयाब हो गया तो उसे तो वोटर्स के हाथ ही नहीं लगना।
वो तो बड़ा एक कल्चर है इनका कि फिर किसी से ये मुलाकात ये नहीं करते, बल्कि किसी से शेक हैंड भी नहीं करते। अगर आपने ये पछानना हो ये तहरीक इंसाफ का है या दूसरी पार्टी को, तो आसान तरीका तो शेक हैंड नहीं करेगा। कोरोना से पहले की बात थी, अब तो खैर वैसे नहीं करते, वो शेक हैंड नहीं करता, ये इनका कल्चर है इनका। वो एक बात हो रहा है, पोलिंग स्टेशन पहुंचेगा तो अपना वोट कास्ट करेगा तो देख लेगा। अच्छा, अब अगर ये जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया कि ये अगर वो शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा और शिकस्त तस्लीम कर लेगा, उस वक्त उस टाइम की गवर्नमेंट आपको देख रही है, हुकूमत भी देख रही है, बाकी इदारे भी देख रहे हैं कि चले इलेक्शन होने दें। इलेक्शन के बाद अगर उसने रिजल्ट को तस्लीम ना किया तो फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे वो बिल्कुल सही तरीके से सामने आ जाएंगे, जिसका तस्वर इमरान खान नहीं कर सकता। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके बारे में जो फैसला दे दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट तारीखी फैसला दिया है। उस पर आर्टिकल 6 लगना तो खैर मुश्किल काम होता है, लेकिन मुकदमाबाजी, FIR, इस तरह से आइन शिकनी वगैरह के बारे में जो मुकदमात शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अभी इस इलेक्शन के फौरन बाद 2022 के बाद उन्होंने ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला सुना दिया है। जो वो फैसला जब इलेक्शन कमीशन सुनाएगा तो तहरीक इंसाफ तो वैसे ही बंद गली में खड़ी हो जाएगी। तो वो सारे मामला ये सिनेरियो अब इलेक्शन के बाद का नक्शा आप खींच रहे हैं, वो इसलिए कि जनाब बात ये सजाद मीर साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 दिन पहले आ गया, तो तहरीक इंसाफ के जो है नाम निहाद जो है हमारे लीडरान, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब ये का टाइम था फैसला सुनाने का। तो वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, फैसले पे क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, इसमें कोई पकड़ दकड़ नहीं होती, लेकिन जब इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ था फैसला कि ये 17 जुलाई से पहले हम दे देंगे, तो ये कहेंगे जनाब ये परी पोल रिगिंग हो गई, फैसला आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो 8 साल तक फैसले चलते रहे, अभी 2 हफ्ते और ठहर जाते हैं, कोई बात नहीं होती। एक बात। तीसरी बात यह है कि जब मैं अपने दोस्त को ही कहना चाहूंगा, इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है ये 20 हल्कों के इंतखाब जीतने की, कोई दिलचस्पी नहीं है। वो फॉरेन फंडिंग केस के मसले को खराब करने के लिए, ये प्रेशर डालने के लिए उन्होंने ये जलसे जुलूस निकाले हुए। ये बहुत बड़ा केस आने वाला है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला है और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को घेरे में लिया गया है, वो सब बातें हमें मालूम है, अभी हम बताएंगे नहीं। इससे सारे मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन बहुत दलेर आदमी है, उसका एक राजपूत के साथ ताल्लुक पड़ा है इमरान खान साहब। वो राजा सिकंदर सुल्तान जो है वो राजपूत घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप जो उनके जात के बारे में जो भी आप अटैक करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात जी। मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चुगताई साहब, क्या महसूस करते हैं आप लाहौर, ये पंजाब के जो इलेक्शन हो रहे हैं, आप कराची में बैठकर क्या महसूस करते हैं कि क्या असरात होंगे इसके मुल्क की सियासत पर? सर देखिए, ओवरऑल जो टेम्पो है वो बहुत हाई टेम्पो है। उस आप टेम्परेचर कह लें, मुझे 2 नई खबरें मिलती हैं रोजाना। एक लंदन का टेम्परेचर आज 40 के करीब होगा और कल लाहौर का टेम्परेचर 50 के करीब होगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो सियासी टेम्परेचर है, वो मौसम का टेम्परेचर है, कि हालात क्या होंगे, किस तरह होंगे। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल साफ आ रही है। तो मुझे लगता है ये कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई वायलेंस हो जाए। वायलेंस का बहुत इम्कान है। आज वो लोग जो पर पाबंदी लगी वो जबरदस्ती लाहौर में दाखिल होना चाह रहे हैं, जी, उनको रोका गया है वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उस दानिशवराना तकरीर पर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जो उन्होंने एक सेमिनार में की है। अगरचे वो इलेक्शन कैंपेन नहीं थी लेकिन थी। उन्होंने फरमाया कि हम ये नहीं जानते कि किरदार खुशी कितना बड़ा जुर्म है। इतना बड़ा जुर्म है कि बाहर मगरिब में इसकी बड़ी सजा है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने फरमाया कि मैंने मीडिया को कभी काबू नहीं किया, कभी मैंने आज़ादी सहाफ़त का गला नहीं घोटा, कभी भी मैंने किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार नहीं किया, कभी मैंने किसी को लापता नहीं किया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी और कहते हैं अच्छा लीडर और अच्छा जर्नल यू टर्न लेता है, उसको यू टर्न लेना चाहिए और मैं तैयार हूँ इसके लिए, मतलब ऑफर है कि ठीक है जी। जो फिर कहते हैं गलती हो जाती है, गलती का इज़ाला भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद आखिरी जो हिस्सा था वही साजिश, वही मदाखलत, वही
साइफर वगैरह वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट पर जुमले, बहुत अच्छे किस्म के जुमले। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा ख्याल है जी 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 लोगों ने अमल देखा हुआ है, लोगों ने भुगता हुआ है, मीर साहब लोगों ने भुगता हुआ है। ठीक बात है, ठीक बात सबको पता है कि सहाफत के साथ क्या हुआ। ठीक बात है, ठीक बात दूसरी बात ये कि जो पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने है, लेकिन जो पंजाब की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ने किया है वो तो उनके हक में जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कमी है, डीजल की कीमत में कमी है, 100 यूनिट बिजली का मसला है, हैंड पंप जो हैं खेतों में उसको सोलर पे लाने का प्रोग्राम है, छोटी बस्तियों में सोलर का ऐलान है, और 100 यूनिट वाला तो अभी का अभी है, और वो 100 यूनिट वाला ही अपना शनाख्ती कार्ड देकर वोट देने जाता भी है। तो मेरा ख्याल ये कि हालात जो हैं वो, और जहाँ तक जनरल साहब कह रहे थे कि इमरान खान तस्लीम कर लेंगे, उनको शायद तस्लीम कर लेना चाहिए, और जो भी फैसला है मैं उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो एक बार कह चुके हैं कि अगर हमने नहीं जीते हम और ये सीटें और धांधली हुई तो फिर श्रीलंका बन जाएगा। ये धमकियां भी हैं। ठीक बात है, ठीक बात। मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा, की बातें भी हैं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे एक वक्फा लेना पड़ रहा है, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू को जारी रखना चाहते हैं। इज़हारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इज़हारुल हक साहब, आपने मिसाल दी थी जर्मनी की कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे। उनका लीडर भी जिस तरह मर्ज किया था, हमें समझ नहीं आता था कि जो क्यास था जर्मनी में, उसमें वो कैसे मर्ज कर गया। सिर्फ लोगों ने कहा कि डेमागॉग था, ये था, वो था। क्या आपको नज़र नहीं आता कि सिविल आमरीत भी आ सकती है पाकिस्तान में? अगर ये जीत गए तो सारी सूरत पैदा होगी तो मीर साहब, सिविल आमरीत आ भी मैंने एहतियातन सिविल आमरीत कहा है, मैंने सिविल आमरीत कहा है, मैंने फिस्तायत या नाजीज़म नहीं कहा है। जी वो तो खैर आपकी मेहरबानी है, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो अंडरस्टेटमेंट है। ये जो 4 साल गुजरे हैं, ये अगर आमरीत नहीं थी तो क्या था? इमरान खान साहब कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में आए और उनकी कैबिनेट में कितने लोग इलेक्टेड थे, और जो लोग मेन थे, जो उनकी किचन कैबिनेट थी, जो फैसला साज उसमें पॉकेट्स थी, वो क्या इलेक्टेड थी या वो नॉन इलेक्टेड थी? हम सबको पता है। अच्छा, अभी मेरे जो बुजुर्ग हैं कंवर दिलशाद साहब, वो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मैंने हमेशा उनसे कुछ सीखा है। जी उन्होंने जो 3-4 बातें की हैं, वो बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगा है कि जैसे ठंडी हवा चल रही है और बड़े अच्छे अच्छे बादल आ रहे हैं और चिड़ियां चहचहा रही हैं। वो बात यह है कि सारी ये चीजें आइडियल हैं, अगर ये हो जाएं तो फिर हमें क्या चाहिए? अच्छा, आपको याद होगा कि काजी हुसैन अहमद साहब जंग में कभी कभी कॉलम लिखते थे। तो एक दफा उन्होंने लिखा कि मुल्ला उमर अगर दोबारा आ गए तो जो मुल्ला उमर की उस्ताद तवा है, जो उनका मिजाज है, उन्होंने किसी के साथ कोप करके, किसी के साथ हम आहंग होकर नहीं चलना, वो अलग ही चलेंगे। तो इमरान खान साहब का भी मिजाज वही है। दिलशाद साहब ने 3-4 चीजें जो कही हैं, पहला तो ये कि इलेक्शन का नतीजा तस्लीम कर लेगा। आप खुद देख लें कि जो उनकी उस्ताद तबा है, क्या उन्होंने माजी में से लेके अब तक कोई चीज़ तस्लीम की है? अच्छा, अगर वो तस्लीम नहीं करेंगे तो वो उन्होंने फरमाया है कि हुकूमत सामने आएगी, इदारे सामने आएंगे। जो कुछ अब वो कर रहे हैं, जो कुछ अब वो कह रहे हैं, यानी इंतहा दर्जे की इल्जामात, नाशाइस्ता बातें, शॉर्ट ऑफ एब्यूजेस, ही इज अटरिंग एवरी वर्ड। अभी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो छुप छुप के मिलता है हमजा से और मरियम से, और इलेक्शन कमिश्नर के तर्जमान ने कहा है कि वो जिंदगी में उनसे नहीं मिले। तो अब अगर इदारे कुछ नहीं कर रहे, अब अगर हुकूमत उन्हें नहीं रोक रही, उनकी जुबान पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही, तो बाद में किस तरह पाबंदी लगाएगी? इनका ख्याल गालिबन अच्छा, ये है इलेक्शन, वो कहते हैं कि इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद देख लेंगे। गालिबन ख्याल ये है कमर साहब। मेरा ख्याल है पता नहीं अब ये इलेक्शन गुजर जाए या जो आने वाला मेन इलेक्शन है। अच्छा, ये जो दिलशाद साहब ने फरमाया है ना कि उनकी दिलचस्पी इमरान खान की इलेक्शन जीतने में नहीं है, ऐसा नहीं है।
इमरान खान साहब को हुकूमत की वो उनके मुंह को चाट लग गई है, क्या याशी थी उनकी हुकूमत में, वो हुकूमत ही के लिए तो मरे जा रहे हैं। 11 बजे 12 बजे आना, हेलीकॉप्टर पर सवार होकर 4-5 बजे वापस चले जाना और अपनी मर्जी के लोगों को इंटरव्यू देना, किसी संजीदा चीज में दिलचस्पी नहीं लेना। आप बताइए 4 साल में कोई एक मेगा प्रोजेक्ट या कोई एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट कोई हुआ है, कोई इस्लाहात हुई हैं या कोई और उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो तारीख साज हो। अच्छा, दूसरा फॉरेन फंडिंग का मैं बहुत सख्त नाउमीद हूं। अब तक अगर फॉरेन फंडिंग का केस नहीं आया इतने सालों में, तो कल या परसों कौन सा नया चांद चढ़ेगा। मेरा ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग केस, मैं उसकी वजूह में नहीं जाता, क्या उसकी वजूह है, उसमें फिर बात लंबी हो जाएगी और उसमें कुछ नागुफ्तनी भी आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाएगा। शायद उसकी ये वजह हो कि उसके रेपरकशंस जो हैं या उसका जो नतीजा है वो इतना बलाखेज हो और इतना हंगामा आवर हो कि जितने भी हमारे हैं इदारे एट द स्टेक, वो ये चाहते हैं कि यार इस कूड़े क्रिकेट को, इस गार्बेज को कालीन के नीचे दबाए रखो। ठीक बात। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब किसी रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं आएंगे जी, और वो किसी को तो आप ये देखें कि 4 साल में उन्होंने अपोजिशन के किसी आदमी से बात नहीं की। चलिए, शहबाज शरीफ तो उनके ख्याल में चोर था भाई, वहां रजा रब्बानी भी थे, वहां और लोग भी थे, वो कहते यार मैं इनसे बात कर लेता हूं। हाथ न मिलाना, बात न करना, यार ये स्टेट्समैन इस तरह करते हैं, हुकूमतें क्या इस तरह चलती हैं। आपने अच्छों को भी साथ लेकर चलना है, बुरों को भी साथ लेकर चलना है। जी बिल्कुल, तो ठीक बात। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मकाम पर वो कोई हम आहंगी जो है वो उनके यहाँ नहीं हो, उनके यहाँ पाई नहीं जाएगी। जी कंवर साहब क्या कहेंगे आप इस गुफ्तगू पर? बात तो मेरा ख्याल में वो कोई अलग नहीं कर रहे, एक तरह से जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसकी तायीद किसी और अंदाज में करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी की, बड़ी मेहरबानी उन्होंने कपड़े डाला किए मेरे बारे में। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस ये लफ्ज में ममनुआ तो पैसे इस्तेमाल कर रही है, ममनुआ फॉरेन साथ चल रहा है, वो 15 जुलाई को आने वाला था। पहले ख्याल था कि कोई 10, 8, 9, 7 जुलाई को भी आने का प्रोग्राम था। फिर बाद में 15 जुलाई को उन्होंने सोचा है उसको हम कर देते हैं, लेकिन बाद में महसूस ये किया कि 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है और 15-16 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी आ गई। तो इन्होंने इस ख्याल को देखते हुए इसको ले गए 20-22 तक और तमाम फैसला लिखा जा चुका है। अब इसको अनाउंसमेंट करनी है। अब एक और बड़ी बात है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आर्टिकल 6 के हवाले से जो बात की है, उस पर हमारी वफाकी हुकूमत ने कमेटी बना दी आजम नज़ीर फारूक की सरबराही में कि आप हमें रिकमेंडेशन दें। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके 60-70 लाख डॉलर जो हैं ममनुआ फंडिंग के वो जब्त करेगा, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की रोशनी में 11 बैंकों के अकाउंट है, वो जब्त करेगा, तो साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये लिखेगा वफाकी हुकूमत को कि ये पार्टी जो है ये फॉरेन फंडिंग की बुनियाद पर खड़ी हुई थी और इसका हमने 60-70 लाख डॉलर तक जब्त कर लिया है भारतीय सरकार आर्टिकल 204 के तहत। तो अब आप इसके ऊपर आईनी और कानून के ऊपर कार्रवाई करें। उस इलेक्शन कमीशन ये लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 214 में, 212 में, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो रिकमेंडेशन देगा वफाकी हुकूमत को, तो वफाकी हुकूमत उसी इलेक्शन कमीशन की उसी रिकमेंडेशन पर एक कमेटी मुकर्रर कर देगी और ये कहेगी इस पार्टी को गैर कानूनी करार दिया जाए, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन तो तरफ हो जाएगा। आपका मतलब है कि एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इमरान के लिए, दुनिया बिल्कुल नई हो जाएगी, ये कह रहे हैं आप? यानी कि इमरान जिस तरह इजी प्ले कर रहा है उस वक्त मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये होना है, ये होने वाला है, जिसकी बना पर इमरान खान डर रहा है। तो मैं नहीं कह सकता, बहुत खौफ ज्यादा है, अंदर से टूट चुका है। हमें खबर मिली है, अभी सब चंद रोज में बातें सामने आ जाएगी। चले, हमारे पास भी सब बातें हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ तो आप जैसे दोस्त तो खड़े हैं, लेकिन जो बात हमने कह दी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, तो हम वो नहीं कहना चाहते। लेकिन बहरहाल जो असल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो तंग आमद बदंग आमद के तहत वो राज बता देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि मेरे पास दबाव डालने वाले कौन सी शख्सियत आई थी, वो नाम ऐसे हैं कि पूरे इदारे हिल जाएंगे। आप यकीन जाने, आप ठीक बात, खुद बताएंगे बिल्कुल मेरे पास कौन सी शख्सियत आई थी
जो मुझे ये कह रही थी कि आप इमरान खान के साथ खुफिया मुलाकात कर लें, ये वो शख्सियत का नाम ले गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो बहुत बड़ा केस बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बाबू इंतजार करें। और दूसरी बात ये जो कंटेम्प्ट को लगा रही है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कि जो उनकी तस्दीक तजरीर हो रही है उस पर भी केस तैयार हो रहा है, कमीशन ने तमाम उस पर भी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। इस इलेक्शन कमीशन को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता, आप दुरुस्त बिल्कुल फरमा रहे होंगे, बिल्कुल आपको एक तरह की इनसाइड स्टोरी दे रहे हैं। नासिर बेग ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे? ज़हरुल हक साहब और कमर दिलशाद साहब की राय आपने सुनी, आप क्या कहते हैं इस इलेक्शन के बारे में? फाइनल वर्डिक्ट क्या है आपका? अब दोनों माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा है। अब इनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ मैंने ज़माना देखा है, दौर देखे, उनके बाद मेरा अंदाज़ा ये है कि ये अजीब व गरीब दौर है। एक ऐसा दौर है जिसमें पार्लियामेंट को ज़लील किया गया। ये वो दौर है जिसमें पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा गया, पैर की जूती कहते हैं ना क्लासिकल उर्दू में, पैर की जूती समझा गया। और ऑर्डिनेंस की ऐसी भरमार हुई, ऑर्डिनेंस इस तरह जारी किए गए जिस तरह रेवड़ी बांटी जाती है। मतलब मुझे वो दिन मैं नहीं भूल पाऊंगा कि जिस दिन 14 ऑर्डिनेंस अप्रूवल के लिए असम्बली में बाबर रहमान साहब ने यके बाद दिखे विदाउट टेलिंग द टाइटल अप्रूव कराया, आइज हैव इट। असद कैसर जैसा स्पीकर हमारे मुकद्दर में आया था। अच्छा, तमाम अगर आप नॉमिनेशंस देखें, तमाम तकरीरें देखें, बुजदार से असद कैसर तक, तो आपको नायलों की फहरिस्त नजर आएगी। मैंने एक बार कहा था असद कैसर को कि फ़खर इमाम से थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, जो जिंदा हैं लोग, फहमीदा मिर्जा से थोड़ी ट्रेनिंग ले लें कि हाउ टू हैंडल द हाउस। वो बंदा बाज नहीं आया और उन्होंने फिर वो हरकतें की जिनका जिक्र हुआ है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। मैं ब्रीच तो नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता कि आयन मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन आयन की कुछ क्लॉजेस को ब्रीच किया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई, जो ज़ाहिर काबिल सज़ा है। आर्टिकल 6 ना सही, काबिल सज़ा तो है वो तो, लेकिन सबसे बड़ा जुर्म जो हुआ वो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, वो पार्लियामेंट को बिल्कुल मुअत्तल करके रखना। जब पार्लियामेंट का कोई शौक भी नहीं है इनको ये भी पता नहीं कि, बहुत कहते हैं कि मुझे मगरिब का बहुत पता है, इनको ये भी पता नहीं कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट में अदम एतमाद नहीं आता है, पहले पार्टी में आता है। अभी जो बोरिस जॉनसन गया है वो पार्लियामेंट से नहीं गया, वो पार्टी से गया है। पार्टी ने कहा भाई आप निकले साइड, आप निकले यहाँ से। तो पार्लियामेंट को तो उन्होंने कानून साजी के लिए रखा हुआ है। फिर ये कि आप कोरम पूरा नहीं करते, आप लोगों को भेजते नहीं, आप इस्टेब्लिशमेंट को जो भी चाहें कह लें, मुझे इतराज़ नहीं होता। आप पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टी समझने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि गोरा साहब काले आदमी से हाथ नहीं मिला था, वही मेंटेलिटी है कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, गोरा जरा बानी हो या कोई भी हो। दुनिया देखी हुई है मैंने दुनिया हालांकि नहीं देखी भाई, मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड तक रहे ये, और वहां से घर चले गए और उसके बाद शादी हो गई माशाल्लाह, बच्चे अच्छे हो गए माशाल्लाह, और बच्चे बाहर हैं। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इनको इंडिया में इनके दोस्त हैं, इनका हल्का है बाप बहुत बड़ा है, बहुत मिस करते हैं इंडिया को ये, और बार बार कहते हैं कि इंडिया कितना ज़बरदस्त है कि रूस से तेल ले रहा है। तो आप भी तेल लेने गए थे, बताते हैं कौन सा मुआहदा है, कहाँ मुआहदा है। फिर ये कि गलत बयानी इंतहा को पहुंच गई। मतलब ये 4 साल में जो गलत बयानी के रिकॉर्ड कायम हुए ना, जो आज एक नया रिकॉर्ड बना कि मैंने मीडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया, मैंने किसी को सहाफ़ी को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने बुनियादी हुकूक का एहतराम किया, मैंने किरदार कुशी नहीं की। ये सब आप गिनते चले रहे हैं मीर साहब, आपको अंदाजा होगा कहाँ खड़े हैं आप किस लीडर को सुन रहे हैं। ठीक बात है जी चुगताई साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वरना आप माशाल्लाह बातें कर रहे हैं जो सुनने के काबिल है। सब हमारे साथियों ने तफसील के साथ अपने अपने जाविये के साथ इस सूरत हाल का तजिया करने की कोशिश की है, और तजिया यही बनता है कि पोस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन पैदा होगी इमरान खान के लिए मुश्किल होगी, और इमरान खान उस सूरत हाल में जो कुछ कर सकता है या उसके ख़िलाफ़ जो कुछ हो सकता है वो भी कोई खुशगवार चीज़ नहीं होगी। ये सारी सूरत हाल में बताती है कि आने वाले दिन कोई खुशगवार दिन नहीं है, हमारे लिए मुश्किल दिन है। खुदा पाकिस्तान को इस मुश्किल से बचाए, इस मुश्किल से निकाले। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।